कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। अब ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं हैं। देख रहे हो ना, पीछे से चला आ रहा है छोटे छोटे चैप्टर्स। तो हड्डियों के बारे में जानना है। सिस्टम सेम पैटर्न पे चलते हैं। अगर सिस्टम लिखा है मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, तो यहां क्या होगा? ग्रुप ऑफ बोन्स। अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटन, कंकाल मीन्स होता क्या? एक करके दो लोग एक साथ बोल रहे थे। हाँ हाँ, आप बताइए। प्रोटेक्शन, ठीक। चलिए लिखिए, एक दो लाइन लिखिए, फिर समझाते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा। आवर बॉडी formed by our body formed by the combination of our body formed by the combination of 206 long and small bones. Our body formed by the combination of 206 long and small bones, and the structure formed by these bones and the structure formed by these bones are known as skeleton. हमारा शरीर 206 छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बना है। हमारा शरीर 206 छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बना है तथा हड्डियों से बने इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। And the structure formed by these bones is known as skeleton, तथा हड्डियों से बने इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। तो आपने साथ में ये भी बता दिया है इसमें कि कितनी हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं, लेकिन ये 206 हड्डियां जो हैं बड़े होने के बाद होती हैं। चाइल्डहुड एज में, बचपन में हड्डी और कम होती होगी। अरे हम छोटे हैं तो हड्डी कम होगी ना, ज्यादा होगी। कितना होगी? 3000। अच्छा 300, ठीक। तो लिख लो, अगला पॉइंट लिखो। नंबर ऑफ बोन्स इन चाइल्डहुड एज, नंबर ऑफ बोन्स इन चाइल्डहुड एज, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या। नंबर ऑफ बोन्स इन चाइल्डहुड एज 300। जब छोटे थे तो 300 हड्डी थी, बड़े हुए तो 206 हो गई। मतलब जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे थे, हमारी दादी, नानी, मम्मी, जो भी चाची जो मालिश करती रही होंगी, थोड़ा बड़ा हो गया, एक हड्डी निकाल के फेंको। यही होता होगा ना? क्या, कैसे फिर कम कैसे हो गई? ठीक, ज्वाइंट नहीं कहते उसको, फ्यूज कहते हैं। फ्यूज हो गई, आपस में जुड़ गई। ठीक। अब ये समझना है हमें, काम की बात अब समझना है कि क्यों ज्यादा थी ही, बचपन में क्यों ज्यादा थी। भाई होना चाहिए कि हम बड़े हो गए तो ज्यादा हड्डी हो और छोटे थे तो कम हड्डी हो, लेकिन यहाँ उल्टा है कि हम जब छोटे थे तो हड्डियों की संख्या अधिक थी और बड़े हो गए तो कम हड्डियां हो गई। ऐसा क्यों होता है? कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे, लॉजिक तो होगा।
क्यों था? बोलिए बोलिए, सही सही, अभी तक सही जवाब दिया आप लोगों ने, फिर दीजिए। अब जरूरत नहीं है? कौन सी हड्डी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया? तो बचपन बचपन में कान हिला सकते थे बड़े होने पर नहीं? तो हम ये बचपन और अब की बात कर रहे हैं ना। नहीं, यहां मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी से। नंबर ऑफ बोन्स अधिक होने का मतलब हुआ नंबर ऑफ ज्वाइंट्स अधिक हुआ। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स अधिक हुआ तो वहां से उसको क्या मिलेगी? फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चा जीवन में पहली बार बैठना सीखता है तो एक ही बार में नहीं बैठ जाता है। खड़ा होना सीखता है तो एक ही बार में खड़ा होना नहीं सीख जाता है। चलना सीखता है तो एक ही बार में चलना नहीं सीख जाता है। तो वो बार बार गिरता उड़ता रहता है। तो अगर बड़ी हड्डी रहेगी तो गिरेगा तो टूट जाएगी। तो देखते हो ना, बचपन में बच्चा गोद में लिए तब भी ऐसे लुढ़क जाता है। अब लुढ़क के दिखाइए। यानी नंबर ऑफ बोन अधिक होने के कारण उसमें क्या है? नंबर ऑफ ज्वाइंट्स अधिक है, तो वहां से उसकी शरीर क्या है? फ्लेक्सिबल है, मुड़ उड़ भी जाता है, तो बार बार इधर गिरता है, लुढ़कता है, तो उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। बड़े होने के बाद हमारे अंदर क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? कि वो जो ज्वाइंट्स था वो फ्यूज हो गया, आपस में जुड़ गया। ठीक, जैसे ये है ज्वाइंट है, अब ये है, अब इसको फ्यूज कर दिया जाए, यानी अब क्या है? यहां से बीच से नहीं हिलेगा। तो यही ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कभी क्यों अधिक होती है, क्योंकि बचपन में लोच फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत अधिक होती है, क्योंकि बार बार गिरना है, लुढ़कना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो चोट अधिक लग जाएगी। तो गॉड ने एकदम परफेक्ट डिजाइन करके भेजा था कि बचपन में जब आप ज्यादा गिरोगे, इधर उधर लुढ़कोगे, तो नंबर ऑफ बोन्स अधिक होने के कारण नंबर ऑफ ज्वाइंट अधिक था, जोड़ अधिक था, वहां से लचीलापन था, लोच था, तो चोट लगने या हड्डी टूटने की संभावना ना के बराबर थी। जैसे जैसे बड़े होते गए, हड्डियां आपस में, छोटी छोटी हड्डियां जो थी, ज्वाइंट्स जहां थे, वो आपस में फ्यूज हो गई, जुड़ गई, और फिर बड़ी हड्डी का निर्माण कर लिया। ठीक, तो ऐसे लिखने लिखवा नहीं रहे हैं, याद रहेगा ना कि क्यों अधिक होती है? क्योंकि उसमें लचीलापन, लोच अधिक चाहिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट चाइल्डहुड एज में अधिक होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जो बोन होती है, शुद्ध हिंदी में इसे कहते हैं अस्थि, या हड्डी भी कहते हो। इसमें सॉलिड भी होता है, ठोस भी होता है, लिक्विड भी होता है, तरल भी होता है। दोनों से मिलकर हड्डी बनती है। कितना सॉलिड होता है, कितना लिक्विड होता है? तो 50% ये सॉलिड होता है, 50% जो है वो लिक्विड होता है। ठीक, ये लिक्विड कौन सा लिक्विड होता है? तो ये लिक्विड होता है वाटर, जल। ये जो सॉलिड है, इसमें दो तरह के सॉलिड होते हैं, दो तरह के सॉलिड होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा सिक्सटी 67% जो होता है कार्बनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और 33% जो होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है। ये इसका मैंने बताया फॉर्मेशन कि क्या क्या चीज कितना। अब इसी में कैल्शियम भी होगा, इसी में फास्फोरस भी होगा, इसी में अन्य चीज भी होगा। ठीक, तो ये आप जाके कभी ऐसे पूछ ले तो आप
किन किन चीज़ों का कितना परसेंटेज होता है ये आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए। तो हड्डियों में ये होता है। ठीक, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें जानना नहीं है। जैसे आप जानते हो बोन मैरो, अस्थि मज्जा, क्या होती है? मैंने फील भी कराया था जो नॉनवेज खाते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो क्या होता है? अच्छा बताइए, नहीं लिख डालिए, देखें कितने लोगों की पेन चलती है। याद है जब मैं आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बता रहा था, तो ये याद है ना, मैंने बोन मैरो बताया था वहां पे, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का बेसिकली फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है। ठीक, तो बोन मैरो क्या होता है लिखिए। जो चीज समझ में आती है पेन चलेगी, और पेन चलेगी तभी है, दूसरे की कॉपी में देखने से नहीं काम चलेगा। The sticky substance present inside the long tubular hollow bones, लंबी गोल खोखली हड्डियों के बीच पाया जाने वाला गाढ़ा लिसलिसा पदार्थ। The sticky substance present between long tubular hollow bones, लंबी गोल खोखली हड्डियों के बीच पाया जाने वाला गाढ़ा लिसलिसा पदार्थ या पाए जाने वाले गाढ़े लिसलिसे पदार्थ को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा कहते हैं। आप जानते हो ये दो तरह का होता है। लाल अस्थि मज्जा और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। पीत अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा और पीत अस्थि मज्जा। छोटी छोटी बात, थोड़ा थोड़ा। इसके नीचे आप लिखिए, इसमें क्या बनता है? आरबीसी लिखिएगा। आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी इज फॉर्म्ड हियर, आरबीसी का निर्माण होता है। और कुछ बनता है? और कुछ होता है? प्लेटलेट्स, गुड, लिखिएगा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। येलो बोन मैरो में क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और अब इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है। इसको अगर घुमा के आपके एग्जाम में पूछेगा कान, तो पूछेगा कि इरिथ्रोपोएसिस नामक प्रक्रिया हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कहां संपन्न होती है? तो याद रखिएगा, ल्यूकोपोएसिस नामक प्रक्रिया हमारे शरीर में। अच्छा एक बात बताइए, इरिथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस बताए तो थे। जब ये सब मिक्स होगा, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, जब सब आपस में मिक्स हो जाएगा तब तो ब्लड भी बनेगा। तो ब्लड बन के निर्माण की प्रक्रिया वहां लिखे थे कि नहीं? फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ ब्लड, नहीं, यही नीचे लिख लो नोट करके कि सब मिक्स होगा तब तो ब्लड बनेगा, तब तो उसको ब्लड कहोगे। देखिएगा,
द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ ब्लड, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया। फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ ब्लड, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया। हीमोपोएसिस।